नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे साथियों हमारे गणित का जो 5वां यूनिट है, अंतिम यूनिट, जिसका नाम है पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन फर्स्ट ईयर के लिए। तो इस यूनिट से आपके प्रश्न बहुत अच्छे आते हैं और ये हमारा 3rd ग्रेड में भी टॉपिक है मूल्यांकन से संबंधित। और एज इट इज़ यही यूनिट आपको फिर 2nd ईयर में पढ़ने को मिलेगी गणित में। और विशेष तौर पर मैं बता दूं आपको, सबसे पहले आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और पहला प्रश्न आप लोग देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आते हैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके। वह मापनी जिसमें वस्तुओं, घटनाओं या विशेषताओं को उनके किसी निश्चित गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में रखा जाता है, वो क्या कहलाती है? कौन सी मापनी का नाम है? वो शाब्दिक मापनी कहलाती है साथियों। उसके बाद एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है जो अच्छा बहुत है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। तो ये परिभाषा किसने दी थी साथियों? ये दी थी गुड्स ने दी थी। किसने दी थी? गुड्स ने परिभाषा दी थी। एक आप लोग ये याद रखेंगे। उसके बाद आपको याद रखना है कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली मुख्य रूप से किस पक्षीय उद्देश्य का मूल्यांकन करती है? तो वो करती है अपना ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन। और ये 2017 में भी आ चुका है, ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है यहाँ पर, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? वस्तुनिष्ठता। कौन सी होती है? वस्तुनिष्ठता। यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप की जो परीक्षा होती है ना, उनमें ऑब्जेक्टिव टाइप के ही आंसर वैलिड माने जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अपना आता है, देखिए, निदानात्मक परीक्षण के पश्चात मंदबुद्धि विद्यार्थियों के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो याद रखना, निदान के बाद में क्या आता है? उपचार आता है। निदान का मतलब किसी भी समस्या का पता लगाना और उपचार का मतलब होता है किसी समस्या को हल करना। तो निदान के बाद कौन सा आएगा? ध्यान रखना आपको, वो आता है उपचारात्मक, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना है, ये आप लोग 3rd ग्रेड में भी अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है अपना, एनसीईआरटी ने गणित शिक्षण के अंतर्गत कितने गणितीय कौशलों के विकास को अपेक्षित माना यानी शामिल किया है? तो ये 2019 में ही आया है और ये 11 माने गए थे गणितीय कौशल, गणित, ठीक है ना। नेक्स्ट अपना है आरटी अधिनियम, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, इसको लागू होने पर हर बच्चे को कौन सी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने का एक विधिक अधिकार प्राप्त हुआ है? तो याद रखना, कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, जिसमें आयु अगर पूछी जाए तो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। नेक्स्ट आता है अपना, आईटी 2009 के प्रावधान में यदि किसी बच्चे की उम्र 9 वर्ष है तो 9 वर्ष के उम्र के बच्चे को कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? चौथी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, कक्षा 4 के अंदर, क्योंकि 5 वर्ष का बच्चा विद्यालय में प्रवेश करेगा, ठीक है ना। और वो 9 साल का है, इसका मतलब 4 साल ऊपर है, तो उसको कक्षा 4 में प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है भाई। अगले अपन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करते हैं। देखिए, जब किसी परीक्षा में बार बार अंकन करने पर अगर उसके अंकों में कोई भी अंतर नहीं आता है तो वो परीक्षा कैसी कहलाती है? वो परीक्षा होती है साथियों हमारी वैधता। कौन सी होती है? वैधता। इस प्रश्न को लेकर के 3rd ग्रेड में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आया था। देखो, कहीं कहीं पे तो आरपीएससी बोर्ड ने इसको वैधता माना, कहीं कहीं पर इसको वस्तुनिष्ठता माना, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसमें मेरे हिसाब से ज़्यादातर राइट आंसर जो होगा वो वैधता होगा, ठीक है। और मैं थोड़ा सा डिस्कशन करके बता दूंगा आपको, इसमें आपको कम्युनिटी के अंतर सॉरी वो कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर दूंगा आंसर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? तो वो डॉक्टर BS ब्लूम के द्वारा किया गया था, जो अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रीट में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ठीक है, आइए। सॉरी, इस प्रश्न 23वें को देख लो, जब किसी परीक्षा में बार बार अंकन करने पर कोई अंतर नहीं आता है तो वो कहलाता है विश्वसनीयता, ठीक है। सही आंसर इसका यही है, बी ऑप्शन कर लो, वो मुझे को ध्यान नहीं रहा इसलिए, तो बी ऑप्शन कर लीजिए इसमें। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने लघुत्तरात्मक प्रश्नों की तरफ, ठीक है ना। देखिए, जिन प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव टाइप में बता चुका हूं उनको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मूल्यांकन के आयाम अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना, मूल्यांकन के उद्देश्य, उसका क्षेत्र, उसकी अवधि, प्रक्रिया, प्रक्रिया में विद्यार्थी की सहभागिता, परिणाम का संप्रेषण, ये सब क्या है? हमारे मूल्यांकन के आयाम है।
आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के निर्देश के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में गणित शिक्षण कैसा होना चाहिए, यानी गणित किस तरीके से पढ़ाई जानी चाहिए। तो प्राथमिक कक्षाओं की अगर हम बात करते हैं तो सभी बच्चे आनंददायक रूप से महत्वपूर्ण व सार्थक गणित सीखने चाहिए। उसमें गणितीय सोच, मनोवृत्ति अर्थात सोच का गणितीयकरण करने पर बल दिया जाना चाहिए। किसमें? एनसीएफ 2005 के अनुसार छोटी कक्षाओं में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 में गणित के बच्चों के गणित शिक्षण के संदर्भ में क्या क्या अनुशंसा की गई है। तो कई सारी अनुशंसाएं, जैसे बच्चे आनंदपूर्वक गणित की अवधारणा को आत्मसात कर पाएंगे, यांत्रिक रूप से गणित न सीखकर सक्रिय रूप से समस्या समाधान की प्रक्रिया में भाग लेकर गणितीय प्रक्रिया को समझें और आत्मसात करें। बच्चे विभिन्न गणितीय परिणामों के आपसी संबंध को देखें, समझें और उसका संप्रेषण करें और गणित के बुनियादी ढांचे को भी समझें। अगला प्रश्न है अपना कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यहाँ पर आपको छोटे छोटे ये 4-5 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, इनमें से एक प्रश्न आपका आ जाएगा। सतत मूल्यांकन का मतलब क्या है? देखिए, सतत मूल्यांकन का आशय कक्षा शिक्षण और मूल्यांकन दोनों से है, जो साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। यह शिक्षण के दौरान सतत अवलोकनों और उन पर आधारित समीक्षा तथा शिक्षण योजना में निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया है। वो क्या कहलाती है? सतत मूल्यांकन कहलाती है। उसके बाद पोर्टफोलियो की बात करते हैं। पोर्टफोलियो आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं कई पेपरों में। तो पोर्टफोलियो समय की निश्चित अवधि में विद्यार्थी द्वारा किए गए उन संपूर्ण कार्यों का संग्रह है जिसमें रोजमर्रा के काम आते हैं, या फिर विद्यार्थी के कार्य उत्कृष्ट नमूने भी हो सकते हैं। इसका मतलब जो हमारी दैनिक नंदिनी डायरी होती है वो हमारी क्या कहलाती है? एक पोर्टफोलियो का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बात करते हैं हम रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन क्या है? कि बच्चों के कार्यों का निरंतर अवलोकन करना और उसे दर्ज करते हुए उनके कार्य का मूल्यांकन करने का जो तरीका है वो रचनात्मक आकलन कहलाता है। और ये प्रत्येक 2 महीने में एक बार किया जाता है रचनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट किसे कहते हैं? ये भी अच्छा पॉइंट है चेकलिस्ट। तो ये बच्चे के किसी खास व्यवहार या क्रिया के बारे में सुव्यवस्थित तरीके से दर्ज की गई सूचनाओं का प्रपत्र है। वो क्या कहलाती है? चेकलिस्ट कहलाती है। नेक्स्ट अपना आता है कि भाई योगात्मक आकलन किसे कहते हैं। अभी हमने रचनात्मक आकलन पढ़ा, अब योगात्मक आकलन की बात करते हैं। एक निश्चित अवधि में बच्चों द्वारा सीखे गए समस्त पाठ्यक्रम का आकलन, ठीक है ना, यानी कि समस्त पाठ्यक्रम का आकलन कर लें एक निश्चित अवधि में, तो वो कहलाता है हमारा योगात्मक आकलन। अर्थात मतलब ये निकला है कि योगात्मक आकलन जो है वर्ष में एक बार किया जाता है संपूर्ण सिलेबस होने के बाद। जो हमारी वार्षिक परीक्षा लगती है ना साथियों, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती है? योगात्मक आकलन का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अब आते हैं हम लघुत्तरात्मक प्रश्नों की तरफ। गणित विषय का उद्देश्य किस प्रकार निर्धारित किया जाता है? गणित विषय का उद्देश्य किस प्रकार निर्धारित किया जाता है, किया जाना चाहिए? गणित हमारे जीवन को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिसका प्रयोग हम दैनिक जीवन की विभिन्न गतिविधियों और क्रियाकलापों में करते हैं। अतः विद्यालय में गणित शिक्षण का उद्देश्य सुस्पष्ट और सुसंगत होना आवश्यक है ताकि विद्यार्थी अपने दिन प्रतिदिन की समस्याओं को हल करने में अर्जित गणितीय ज्ञान और कौशलों का सफलतापूर्वक उपयोग कर सकें। प्राय ये देखा भी गया है कि अधिकांश बच्चे गणित के नाम से डरते हैं, उनमें असफलता का डर हमेशा बना रहता है। गणित शिक्षण का उद्देश्य अवधारणाओं को आत्मसात करने और विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए पर्याप्त अनुभवजन्य अवसर प्राप्त करने वाला होना आवश्यक है। यानी गणित से बच्चे बहुत डरते हैं, इसलिए गणित को पढ़ने के लिए बच्चों को अवसर जरूर दें। निश्चित रूप से किसी विषय के उद्देश्य का निर्धारण करते समय मुख्य रूप से राष्ट्र एवं समाज की आवश्यकताओं, विषय की प्रकृति, संस्कृति, मूल्यों का विशेष महत्व दिया जाना जरूरी है। तो ये प्रश्न आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आप लोग देखें, गणित शिक्षण के उच्च लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। यानी गणित जो विषय है, गणित जो शिक्षण है, इसके अच्छे लक्ष्य क्या है, इसका बड़ा लक्ष्य क्या है साथियों? तो अवसर का उपलब्ध करवाने पर यह बल देती है गणित। गणित शिक्षण में गणित सीखने के ऐसे अवसर उपलब्ध कराने पर बल देना चाहिए जब विद्यार्थी सहज और स्वाभाविक रूप से औपचारिक प्रश्नों को हल करने, स्वयं खोजबीन करके समस्या का समाधान करने, अनुभवजन्य ज्ञानार्जन करने, नियमित
नियमित संरचनाओं का अनुमान करने या अनुमान लगाने या सन्निकटन करने के लिए, सबसे उपयुक्त परिणाम तक पहुंचने के लिए, इन सब बातों के लिए गणित की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाती है, जहां विचार प्रक्रिया का गणितीय संभव हो सके। इसका नेक्स्ट लक्ष्य है गणितीय अवधारणाओं को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में उपयोग करना। बच्चों को गणितीय अवधारणाओं को अपने जीवन के क्रियाकलापों और समस्याओं के समाधान में सफलतापूर्वक और आत्मविश्वास पूर्वक उपयोग करने की क्षमता का विकास करना चाहिए। इसके लिए हर विद्यार्थी में सफलता हासिल करने का भाव जगाकर उसे कक्षा में सक्रिय रूप से भागीदार भी बनाना चाहिए। तो ये हमारा दूसरा लक्ष्य है गणित का। उसके बाद तीसरा जो लक्ष्य है वो है गणितीय मनोवृत्ति का विकास। गणित की मूल संरचना को समझने के लिए बच्चों में गणितीय मनोवृत्ति का विकास करना अति आवश्यक है। गणितीय मनोवृत्ति ही सोच की प्रक्रिया का गणितीयकरण करने में सहायक होगी। उन्हें अपने आसपास की दुनिया को गणितीय मनोवृत्ति से देखने समझने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है। तो ये अपने उद्देश्य हैं जिनको आप पढ़ना। चौथा है मूल्यांकन करना। मूल्यांकन की सटीक, सुस्पष्ट और प्रामाणिक विधियों द्वारा विद्यार्थी के प्रक्रियात्मक ज्ञान और अवधारणात्मक ज्ञान का आकलन करना, अर्थात विद्यार्थियों के केवल गणित के गणनात्मक पहलू का आकलन न करके गणित के अवधारणात्मक ज्ञान का भी अवलोकन किया जाए या आकलन किया जाए, ताकि समग्र रूप से गणित शिक्षण का आकलन किया जा सके। उसके बाद है अध्यापकों को समृद्ध बनाना। विभिन्न प्रकार के गणितीय संसाधनों से अध्यापकों को समृद्ध बनाया जाए, गणित शिक्षण अधिगम का एक प्रमुख लक्ष्य भी होता है। ठीक है ना। अपना सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न अब आता है कि आरटी 2009 के परिप्रेक्ष्य में गणित के लक्ष्य और उद्देश्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना। अभी हमने वैसे गणित के लक्ष्यों को पढ़ा, उद्देश्यों की बात कर लेते हैं। अब आरटी की बात की गई है। आरटी 2009 की बात करें हम तो यहाँ से 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती है कक्षा 1 से 8 तक, और एक संवैधानिक अधिकार भी है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कई शिक्षण योजनाएं भी चलाई गई, जैसे SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया है। आरटी 2009 का उद्देश्य राष्ट्र के सभी बच्चों को सुनिश्चित, सुरक्षित और सुपोषित बनाना है, ताकि वे राष्ट्र के भावी नागरिक के रूप में राष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के सुदृढ़ीकरण व उन्नति में अपना सक्रिय योगदान दे सके। ठीक है। अगला इसका उद्देश्य है कि आरटी 2009 के प्रावधान के अनुसार कक्षा 8वीं तक गणित विषय की शिक्षा के रूप में अनिवार्यता होनी चाहिए। आरटी 2009 के अनुसार शिक्षा की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए प्रभावी रूप से गणित शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम को सुस्पष्ट करें, सुसंगत, सहज करें और बोधगम्य बनाएं, जिससे कि गणितीय संकल्पना और तार्किक प्रक्रिया को सहज रूप से बच्चा आत्मसात कर सके। बालक के ज्ञान, अंतःशक्ति, योग्यता का निर्माण करते हुए बालक का सर्वांगीण विकास करना भी हमारा आरटी का उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य आपको आरटी के पढ़ने हैं। ठीक है ना। अब देखिए स्कूली गणित शिक्षा जो है उसकी समस्या क्या है। अच्छा प्रश्न है, आप लोग याद रखना। स्कूली जो गणित शिक्षा है उसकी समस्या, बहुत से बच्चे गणित से डरते हैं और इस विषय में असफलता से भयभीत हो जाते हैं। वे जल्दी ही गणित की पढ़ाई से विमुख हो जाते हैं, मतलब किसी का मन नहीं लगता कि भाई गणित में फेल हो जाऊंगा, डर लगता है, बहुत सारी समस्या होती है। यह पाठ्यचर्या केवल उससे विमुख होने वालों के लिए ही निराशाजनक नहीं है, बल्कि ये प्रतिभाशाली बच्चों के लिए भी एक चुनौती पेश नहीं करती। समस्याएं अभ्यास मूल्यांकन पद्धति यांत्रिक है और दोहरावग्रस्त है। इसमें संगणना पर अत्यधिक जोर दिया गया है। इसमें स्थानिक चिंतन जैसे गणितीय क्षेत्रों को पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाया। अध्यापकों में आत्मविश्वास व तैयारी की कमी है और उन्हें आवश्यक मदद भी नहीं मिल पाती है। तो ये कुछ समस्या होती है गणितीय शिक्षण की। अगला प्रश्न हमारा आता है, देखिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या में जो आंकड़ों का प्रबंधन है उसका समावेश किस प्रकार से उपयोगी है। तो आंकड़ों का प्रबंधन, निरूपण, दृष्टिकरण महत्वपूर्ण गणितीय कौशल है जो इस स्तर पर सिखाए जा सकते हैं। वे गणितीय कौशलों के रूप में बहुत उपयोगी हो सकते हैं। विद्यार्थियों को जानना चाहिए कि किस तरह रेल समय सारणियाँ, निर्देशिकाओं और पांचांगों की जानकारी को सुसंगत रूप से संगठित किया जाता है। आंकड़ों के प्रबंधन की प्रक्रिया को समझने, निरूपित करने और दिन प्रतिदिन के आंकड़ों के ग्राफीय निरूपण को बढ़ावा देना चाहिए। रैखिक ग्राफ को बनाने का औपचारिक तरीके भी अपनाने चाहिए, औपचारिक तकनीक अपनानी चाहिए। दृश्य अधिगम, समझ, संगठन और कल्पनाशीलता को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये सब काम होना चाहिए इसके अंदर जो आप लोग पढ़ रहे हैं।
नेक्स्ट है कि प्राथमिक कक्षाओं में मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है। ठीक है ना, उद्देश्य क्या होंगे ये आपको जरा बताना है कि प्राथमिक जो कक्षा है, छोटी कक्षा है, उनमें मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य है कि बच्चों ने कितना और किस स्तर तक ज्ञानार्जन किया, कितना सीखा, तथा एक निश्चित समय अवधि में बच्चे ने कितना सीखा है। ठीक है, बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों और विशेष आवश्यकताओं को पहचानना भी एक मूल्यांकन का उद्देश्य है। उपयुक्त शिक्षण प्रशिक्षण वातावरण तैयार करना, किस हद तक पाठ्यचर्या और विषय वस्तु के उद्देश्यों को विद्यार्थी ने प्राप्त किया, अर्थात बच्चे के अर्थपूर्ण ज्ञानार्जन की पहचान करना, ये भी मूल्यांकन का उद्देश्य है। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया, रुचि और कठिनाइयों को पहचानना तथा उसके अनुरूप बच्चों की सहायता करना। कक्षा में शिक्षण प्रशिक्षण विधि को बेहतर बनाना, अभिभावकों और बच्चों को उनके शैक्षणिक उपलब्धियों के बारे में अवगत कराना और प्रत्येक बच्चे के सीखने सिखाने की प्रक्रिया की पहचान करना और उसे बेहतर बना पाना, उसके लिए विकास में सहयोग करना। बच्चों में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और उपलब्धि का भाव भी जागृत करना। तो ये गणित शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य साथियों, जो आप लोगों को याद करना है। बात करते हैं कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अगर बात करें तो मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है। तो देखिए यहाँ पर पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तु में आवश्यक संशोधन करना और मूल्यांकन विधि में सुधार करके बेहतर बनाना, ये पहला उद्देश्य है। बच्चों के गणित सीखने की प्रक्रिया की पहचान करना और उनका उचित मार्गदर्शन करना। बच्चों के व्यवहारगत पक्षों का विकास या परिवर्तन की जांच करना। बच्चों के सबल और दुर्बल पक्षों या क्षेत्रों की पहचान करके सबल पक्षों का सुदृढ़ीकरण करना। ठीक है ना, और दुर्बल पक्षों के निराकरण के लिए उचित योजना बनाना। शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया में नवाचार की खोज करना ताकि प्रभावी ढंग से बच्चों के अधिगम अनुभव को समृद्ध किया जा सके। तो ये इसके उद्देश्य हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है ना, अब देखिए हम यहाँ पर आगे अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर आते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली में कुछ विशेष शब्दावली है जिनको आप याद रखेंगे और ये अच्छे हैं। पहला है रचनात्मक आकलन। ये हालांकि आप पढ़ चुके हैं कि बच्चों के कार्यों का निरंतर अवलोकन करना और उसे दर्ज करते हुए उनके कार्यों का मूल्यांकन करने का एक तरीका रचनात्मक आकलन है। इसमें कार्य को करते हुए शिक्षण अधिगम के दौरान बच्चों के सीखने को ग्रेड देते हुए टिप्पणी दर्ज की जाती है और ये प्रत्येक 2 महीने में एक बार किया जाता है। दूसरा है योगात्मक आकलन। इसमें से एक प्रश्न 100% आएगा साथियों, चाहे छोटा आ जाए चाहे पूरा बड़ा आ जाए, लेकिन पढ़ना ज़रूर है इस प्रश्न को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसका। ठीक है, योगात्मक आकलन क्या होता है कि निश्चित अवधि में बच्चे द्वारा जो सीखा गया है पूरा ज्ञान, पूरी साल के अंदर कितना ज्ञान सीखा, पूरे सिलेबस को कहाँ तक उसने सीखा है, तो पूरे सिलेबस का यानी पूरे पाठ्यक्रम का जो आकलन किया जाता है वो योगात्मक आकलन है। प्रत्येक 5 महीने में एक बार समस्त प्रमाणों के आधार पर बच्चे की समझ स्थिति को इसमें दर्ज किया जाता है। एक है पोर्टफोलियो। एक निश्चित समय अवधि में विद्यार्थी के द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह पोर्टफोलियो है और इसमें रोजमर्रा के काम आते हैं और शिक्षा के उत्कृष्ट कार्य भी इसमें शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है चेकलिस्ट। ये भी आपने पढ़ा है कि बच्चे के किसी खास व्यवहार या क्रिया को सुव्यवस्थित तरीके से दर्ज करना, सूचनाओं को दर्ज करना एक प्रपत्र के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, चेकलिस्ट। इसमें किसी खास पहलू की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए मदद मिल जाती है। ठीक है ना, तो ये नीचे वाले तो इंपॉर्टेंट नहीं है इतने खास। और अब हम बात करते हैं पोर्टफोलियो, ये आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपने पढ़ ही लिया ऊपर। अब बात करते हैं हम थोड़े से यहाँ पर NCF 2005 के वर्णित शिक्षण उद्देश्यों की व्याख्या। तो ये निबंधात्मक प्रश्न आ गए साथियों। माफी चाहूँगा कि मैंने निबंधात्मक प्रश्नों को अपने 20 मॉडल पेपर जो है एप्लीकेशन पे आपको बताए हैं उनमें शामिल किया गया है। जो हर यूनिट से अपने कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बने हैं निबंधात्मक और अच्छे वाले, उन सबको मैंने बता दिया है। हालांकि एप्लीकेशन पर जो 20 मॉडल पेपर है उसमें छोटे प्रश्न भी है, बड़े प्रश्न भी है, और बिल्कुल आपका जो पेपर है उस तरीके का नमूना आपको, उस तरीके का ब्लूप्रिंट आपको उस तरीके से बना कर दिया गया है और आंसर भी उसमें साथ साथ लिखे गए हैं। क्वेश्चन के नीचे जस्ट आंसर है, तो आप उनको पढ़ के चले जाइए। 20 मॉडल पेपरों को आपको कोई समस्या आने वाली है ही नहीं। ठीक है ना भाई, तो नो टेंशन रहना है बिल्कुल, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आने वाली रेट भर्ती के लिए भी आपको यही चैनल पर क्लासें लगेंगी। ठीक है ना, और निःशुल्क आपकी क्लासें लगेंगी, आप लोग चिंता मत करना रेट के लिए। धन्यवाद। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें।